हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स। ठीक है, तो अभी हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल होता क्या है? ये बेसिकली मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का दरअसल। तो अभी देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि दो कॉइल्स बनाता हूँ। तो अगर दो कॉइल्स बेसिकली कुछ ऐसे हैं कि उनका यानी कि वो कोएक्सियल होना चाहिए। पहले तो कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस पे लाई करना चाहिए। तो यानी कि उनका जो सेंटर है, ठीक है, उनका जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस पे, एक ही लाइन पे होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी पार्ट तो पहले ये है। उसके बाद उनमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चाहिए और वो भी सेम सेंस में फ्लो होना चाहिए। तो अगर इसमें करंट आई तो उसमें भी करंट आई होना चाहिए और वो भी सेम सेंस में। सेम सेंस मतलब अगर दोनों या तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएँ या दोनों क्लॉकवाइज हो जाएँ। और उनके बीच का गैप कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि यानी कि दोनों के बीच में जो है कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस हो। दोनों के बीच में कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस हो। यानी कि अगर आप बेसिकली यहाँ से शुरू करके चलते यहाँ तक जाएँ, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिले वो एक्ज़ैक्टली सेम आए। ठीक है? तो अगर यहाँ पर 1 टेस्ला है तो यहाँ भी 1 टेस्ला, यहाँ भी 1 टेस्ला, यहाँ भी 1 टेस्ला एंड सो ऑन, इस तरीके से होना चाहिए। तो तभी जाके बेसिकली वो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल कहलाएँगे। तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स कुछ भी नहीं है, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स हैं जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट है और सेम अमाउंट का करंट है, वो कोएक्सियल हैं और बेसिकली उन्हें एक ऐसे डिस्टेंस पे रखा गया है कि जिसकी वजह से उनके बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा, तो ये चीज़ होने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है कि जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या मतलब कंडीशन है? कुछ समझ में नहीं आया कंडीशन का मतलब। तो देखिए ये बड़ा ईज़ी सा है, बड़ा ईज़ी है। इसमें कैसा है ना कि देखिए आप लोग मैथमेटिक्स तो जानते ही हैं अच्छे से। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव वो दरअसल स्लोप होता है, स्लोप। तो अगर स्लोप ऑफ द बीएक्स कर्व, बेसिकली अगर बीएक्स कर्व का जो स्लोप है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो उसका मतलब आपने क्या किया है ना, या तो कोई एक मैक्सिमा हिट किया है या तो कोई एक मिनिमा हिट किया है। मैक्सिमा हिट किया है कर्व का या मिनिमा हिट किया है। इसका मतलब ये है कि आप है ना या तो कोई मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए हैं या तो मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गए। तो हमें बेसिकली जो कॉइल्स के बीच में जो फील्ड है उसे न सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचाना है बल्कि उस मैक्सिमम वैल्यू पे बनाए रखना है। देखिए कॉइल के अगर आप बाहर निकलेंगे, कॉइल के बीच में न रहते हुए अगर आप यहाँ कहीं होंगे या यहाँ कहीं होंगे, तो बेसिकली फील्ड तो कमजोर ही होगी, है ना? फील्ड तो कमजोर ही होगी। बीच में फील्ड स्ट्रांग होगी, तो बीच में फील्ड कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू पे जा रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के बाद वो बनी भी रहे उसी वैल्यू पे, उसके नीचे ना आए। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी स्लोप है बेसिकली अगर वो जीरो है तो जीरो ही रहे। तो हम यहाँ से लेके जब वहां तक जाएं तो उसकी स्लोप बदले नहीं। तो स्लोप का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे, मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, स्लोप का डेरिवेटिव लेने का मतलब है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो ये सिचुएशन कौन सी वाली हो गई कि जिसमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा फिक्स रहेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पे, एक कांस्टेंट वैल्यू पे फिक्स रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो देखिए मैथमेटिकल इतना पार्ट बस समझ लीजिए कि डबल डेरिवेटिव जीरो होना जरूरी है। सिंगल डेरिवेटिव जीरो होने से कोई फायदा नहीं है। उसका तो आप एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो, एक ही जगह बीच में ऐसी हो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको हाईएस्ट मिल रही हो, लेकिन उसके आसपास के पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और हो। तो हमें वो नहीं करना है। हमें क्या है ना कि उसकी जो स्लोप है ना कभी ना बदले, है ना? तो स्लोप की स्लोप जब आपने निकाला और वो अगर जीरो आती है, यानी कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकाला अगर वो जीरो आता है, तो इसका मतलब वो एंटायर रीजन के अंदर जो भी हमने इंटेंड किया, जो हम सोच रहे हैं जिस रीजन के बारे में, वो रीजन के अंदर बेसिकली जो है आपको जो है वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है? तो चलिए ये बात तो अभी आपके थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है। अच्छा, बाय द वे, ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, क्या ये सेम डायरेक्शन में होगी? क्या ये सेम डायरेक्शन में होगी? क्योंकि देखो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर वो बीच में कैंसिल होगी, है ना? और अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड होगी। तो हमें भैया ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखना है ना कि क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन होगी? यस। तो आप राइट हैंड जो है रूल इस्तेमाल कीजिए और राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके आप करंट पे अपना थंब रखिए और देखिए आपकी फिंगर्स जो है किस तरीके से कर्ल होती हैं। तो जब आप देखेंगे तो बेसिकली फिंगर इस तरीके से कर्ल होगी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से राइट की तरफ पॉइंट करेगी और इसके हिसाब से भी राइट की तरफ पॉइंट करेगी। ठीक है? और बेसिकली बीच में हर जगह पे आप देखेंगे तो इस तरीके से ही पॉइंट करने वाली है, इस तरीके से ही पॉइंट करने वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमें समझ में आ गया, दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो ऐड होंगी, सिंपली b1 प्लस b2 होने वाला है वेक्टोरियली। ठीक है? और बिकॉज वो वन डायमेंशन में है तो सिंपली अरिथमेटिकली b1 प्लस b2 हो जाएगा। ठीक है? आप लोग समझ रहे हैं? इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो बीच में जो फील्ड है ना भाई वो ऐड होने वाली है। ठीक है? दोनों की मिलके ऐड होने वाली है। तो अब देखते हैं क्या है। ठीक है? तो अभी अच्छा एक और लॉजिक समझिए कि बेसिकली ये क्या ये पॉसिबल भी है कि हमें यानी कि दो कॉइल्स के बीच में कांस्टेंट फील्ड मिले? ऐसा क्या पॉसिबल भी है? क्योंकि अगर मैं एक कॉइल को अगर मैं उसका प्लॉट करूँ, एक कॉइल का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, तो देखिएगा ज़रा। ठीक है? मैं अच्छे से बनाता हूँ। एक कॉइल का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, ठीक है? तो मुझे कैसा मिलेगा ना कॉइल का ग्राफ, कि कॉइल के जो बेसिकली सेंटर पे, कॉइल के सेंटर में मैक्सिमम फील्ड होगी और कॉइल के सेंटर से मैं जैसे-जैसे दूर जाऊँगा तो फील्ड की वैल्यू कमज़ोर, कमज़ोर, कमज़ोर होती चली जाएगी। ठीक है? वैसे ही इस साइड पे भी होगा कि मैं सेंटर से जो है पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो फील्ड कमज़ोर हो रही है। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से गिर रही है। ठीक है? आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली मैंने बनाया है। ठीक है? तो जस्ट ऐसा आप समझ समझ लीजिए। अच्छा, मैं एक बार इससे कर्व ट्राई करता हूँ। ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है उससे।
लेट्स सी अच्छा कर्व बना पाता है कि नहीं। ओके गुड गुड, अच्छा कर्व बना है। एनीवे तो ये एक कॉइल की फील्ड हो गई। अभी दो कॉइल का डिस्टेंस अगर हमने कुछ ऐसा एडजस्ट किया, दो कॉइल का डिस्टेंस अगर हमने कुछ ऐसा एडजस्ट किया कि बेसिकली कॉइल इतने नज़दीक हो गए हैं, ठीक है, इतने नज़दीक हो गए, एक सेकंड में इतना नज़दीक कर देता हूँ दो कॉइल्स को कि कुछ ऐसा हो जाए, कि कुछ ऐसा हो जाए। ओह कम ऑन। अच्छा ठीक है चलिए, ये अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ओके, तो कुछ ऐसा हो जाए कि एक की जो फ़ील्ड अगर गिर रही है, तो दूसरे की फ़ील्ड उसे कंपेंसेट कर दे। तो दूसरे की फ़ील्ड उसे कंपेंसेट कर दे, मुझे कुछ ऐसा चाहिए डिस्टेंस कि एक की फ़ील्ड दूसरे को कंपेंसेट करे। इसका क्या मतलब होता है, आप समझ पा रहे हैं? कि अगर एक की फ़ील्ड गिर रही है, तो दूसरे की फ़ील्ड बढ़ना चाहिए, दूसरे की गिर रही है, तो पहले की बढ़ना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो खैर चलिए इसको देखते हैं। तो बेसिकली ये जो सपोज़ ये फर्स्ट वाले अगर हम ग्राफ को देखते हैं फर्स्ट वाले को, तो अगर इसकी फ़ील्ड जो है 1 टेस्ला है, सपोज़ मान लेते हैं 1 टेस्ला है, तो इस बंदे की जो फ़ील्ड है वो 0 टेस्ला रहना चाहिए, ताकि 1 टेस्ला प्लस 0 टेस्ला जो है मिलके वो आपको 1 टेस्ला दे दें। अच्छा अब इसकी जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कि गिर के कितनी हो गई है, 0.8 टेस्ला हो गई है, 0.8 टेस्ला। तो फिर इसकी फ़ील्ड जो है ना ये वाले बंदे की, ये बढ़ के कितनी हो जाना चाहिए, 0.2 टेस्ला हो जाना चाहिए, है ना? तो जब इसकी फ़ील्ड जो है गिर के 0.6 हो गई, तो इसकी जो बढ़ के है वो 0.4 हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके हमेशा जो है उसका एडिशन जो है आपको कितना मिलने वाला है, हमेशा आपको आने वाला है 1 टेस्ला। और फिर यहाँ पर जब जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो एक की फ़ील्ड जो है गिर के 0.5 टेस्ला हो गई, दूसरे की फ़ील्ड बढ़ के 0.5 टेस्ला हो गई है। तो मिल-जुल के आपको यहाँ पर जो है 1 टेस्ला फिर से मिल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है बेसिकली। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि क्या ये चीज़ लॉजिकली पॉसिबल भी है, क्या ये फ़ीज़िबल भी है इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो मैं जस्ट वो बताना चाह रहा था, ठीक है आपको? तो ये पॉसिबल है। तो चलिए आइए पहले फ़ील्ड लिखते हैं। अच्छा कॉइल की फ़ील्ड होती कितनी है पहले उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो कॉइल की जो फ़ील्ड होती है ना, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I A स्क्वायर बाय 2 इंटू A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ये फ़ील्ड होती है इसकी, एक कॉइल की। तो चलिए पहला कॉइल है, उसकी भी फ़ील्ड ये लिख दी, दूसरे कॉइल की भी फ़ील्ड लिखेंगे। लेकिन 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 एक बात ज़रा सुनिएगा, ठीक है? एक सेकंड में आपको एक चीज़ बताऊँ कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसे कुछ लेना होंगे। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पर एक सेकंड में इसको थोड़ी-सी जो एरोज़ बनाए ना इनको इरेज़ कर दूँ। ओके, तो अभी हमें करना क्या है ना, डिस्टेंसेस कैसे लेना देखिए ज़रा। तो एकदम मिड पॉइंट जो है ना उसका नाम सेंटर रख देते हैं, सी रख देते हैं, और एक रैंडम पॉइंट पी लेते हैं, एक रैंडम पॉइंट पी। तो ये रैंडम पॉइंट पी तक के डिस्टेंस को नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है? अच्छा सेंटर तक जो दोनों का डिस्टेंस है वो सिंपली उसको डी नाम दे देंगे। तो ये भी डी है और दूसरे सेंटर से भी वो जो है वो सिंपली डी है। तो ये दोनों डी हैं, बस इसको याद रखना। और जो है समझ पा रहे हैं आप लोग? तो उसको नाम मैंने क्या दिया हुआ है ना, रैंडम पॉइंट को उसको एक्स दिया हुआ है, एक्स। ओके, चलिए आते हैं नीचे और चीज़ों को समझते हैं। तो अब यहाँ पर जो है, अच्छा बाय द वे टोटल गैप जो है 2D हो गया, है ना? तो फिर अगर पहले वाले कॉइल का x है तो दूसरे वाले कॉइल का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? इट विल बी 2D माइनस x, है ना? 2D में से x निकाल दो तो इतना मिलेगा आपको डिस्टेंस। चलिए, तो अब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो 1 कॉइल का था, ऑफ 1 कॉइल। तो 2 कॉइल्स के लिए हमें क्या मिलेगा ना, कंप्लीट नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा, दैट इज़ B1 प्लस B2 अरिथमेटिकली। तो यहाँ पर जो है ना हमारा म्यू नॉट I A स्क्वायर बाय 2 ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या छूट जाएगा, 1 अपॉन, अच्छा A स्क्वायर तो एज़ इट इज़ रहेगा। अच्छा ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर में पहला वाला जो कॉइल है उसके लिए तो x स्क्वायर ही आएगा। लेकिन दूसरे वाले के लिए क्या आएगा? दूसरे वाले के लिए 2D माइनस x आएगा, है ना? 2D माइनस x, उसके लिए x स्क्वायर नहीं आ सकता है। उसके लिए 2D माइनस x द होल स्क्वायर इस तरीके से आएगा, ठीक है? रेज़ टू 3/2। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप भूलना मत, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो x नहीं है, 2D माइनस x है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और देखते हैं। तो अभी मैं इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूँ क्योंकि हमें तो डबल डेरिवेटिव निकालना है ना, तो पहला डेरिवेटिव तो निकालना है। तो पहला डेरिवेटिव जब निकालेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो कांस्टेंट चीज़ है ये तो भैया साइड में हट जाएगी, है ना? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 साइड में जाएगी। अच्छा इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये जो नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2 है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू माइनस 3/2। और जब आप डेरिवेटिव लेंगे, वो जो माइनस 3/2 है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है? चलो वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया और फिर ऊपर जो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू माइनस 3/2 था ना, वो क्या बन जाएगा? माइनस 5/2 बन जाएगा, ठीक है? और ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास एक्स स्क्वायर है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, वो 2x हो जाएगा। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाने वाला है। तो मुझे न सिर्फ बाहर मल्टीप्लिकेशन में माइनस 3/2 मिल रहा है, बल्कि मुझे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू माइनस 5/2 भी मिल रहा है और मुझे उसके साथ-साथ 2x भी मिल रहा है, ठीक है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मिल रहा है, ठीक है? अच्छा और अब अगर मैं दूसरे वाले को देखूँ, दूसरे टर्म को देखूँ तो उसमें क्या मुझे मिल रहा है? तो देखिए इसको भी ऊपर लेके जाइए, तो ये भी रेज़ टू माइनस 3/2 हो जाएगा। तो भैया माइनस 3/2 मिलेगा, ठीक है? फिर ये जो होल चीज़ है ए स्क्वायर प्लस 2d माइनस एक्स का स्क्वायर होल रेज़ टू माइनस 3/2 था, तो अब ये माइनस 5/2 हो जाएगा और अंदर जब घुसेंगे, अंदर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और 2d माइनस एक्स द होल स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है, उसमें क्या आ जाएगा आपको, 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2d माइनस एक्स होगा और फिर वापस से इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे तो 2d का डेरिवेटिव 0 होगा
और माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो -1 होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई -1। तो ये थोड़ा सा टफ शायद ये आपको लगा हो थोड़ा सा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, जरा सोच के देखिए इसके बारे में, है ना। अभी डेरिवेटिव सिखाने का मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, बिकॉज वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाएगा, बट आप लोग को आई होप कि इतना सा डेरिवेटिव तो निकालना आता होगा। तो अगला स्टेप में क्या होगा कि बेसिकली म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू तो रहेगा ही एज इट इज़। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो है -3/2 इंटू 2x, है ना, तो इंटू 2x, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी वो पूरी चीज़ नीचे आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 5/2, ठीक है। वैसे ही जो सेकंड वाला टर्म है उसमें देखिए आप यहाँ पर एक आपको -1 नजर आ रहा होगा और यहाँ पे -3 नजर आ रहा होगा, तो ये -1 जो है प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम +3/2, और ये 2 इंटू 2d माइनस एक्स जो है, तो उसका 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और वो जो बाकी सारी चीज़ें वो पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2d माइनस एक्स का स्क्वायर द होल रेज टू 5/2, ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे ना कि कुछ चीज़ें कॉमन निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं दोनों में जो है 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, तो 3 बाहर निकालेंगे, तो 3/2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब जो बाकी बचा हुआ क्या है, -x है अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 5/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2d माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2d माइनस एक्स का स्क्वायर होल रेज टू 5/2। चलिए ठीक है, तो अब ये तो हमें आ गया, ठीक है, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है भाई। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी तो निकालना है ना, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है, तो पहले अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो भैया क्या यूज करना पड़ेगा, यूजिंग यूवी रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो डेरिवेटिव्स का यूवी रूल यूज करेंगे। तो यूवी रूल डेरिवेटिव का क्या होता है भाई, है ना, कि यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट चीजें हैं ये एज इट इज रहेंगी। ये बहुत बड़ा एक ये आने वाला है आंसर, ठीक है, बहुत बड़े टर्म्स आने वाले, 4 टर्म्स आने वाले टोटल मिला के, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा छोटा लिखने की। आप लोग स्क्रीन पे ज़रा नज़रें जमाए रखिए। तो यहाँ पर जो है जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर जो है ओके, तो पहले हम क्या कर लेंगे कि जो एक्स है, ठीक है, उसको एज इट इज़ रखेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे उसके नीचे वाले पार्ट का। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 5/2 को मैंने जो है वो वी मान लिया है, एक्स को मैंने यू मान लिया है और उसको मैंने वी मान लिया है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये जो चीज़ है उसको मैंने वी मान लिया, दिस थिंग को मैंने वी मान लिया है। तो अब मुझे क्या मिलेगा ना, तो आई विल कीप दिस माइनस साइन आउटसाइड। तो मुझे क्या मिलने वाला है कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विल बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 5/2 ऊपर जाके -5/2 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू -5/2, ठीक है, इंटू -5/2, और ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू -7/2, जो कि नीचे आके बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 7/2 प्लस 7/2 बन जाएगा। अच्छा, और ब्रैकेट के अंदर घुस के हमें वापस से हमें 2x मिला था, ठीक है, तो ये जो है 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो हो गया सिर्फ पहला टर्म, सिर्फ पहला टर्म है जो कि है बेसिकली u इंटू डी वी। अब क्या करना है, प्लस v इंटू डी यू भी तो करना है, तो v इंटू डी यू करते हैं। तो v मतलब वो एज इट इज रहेगा, तो नीचे जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 5/2 है ना, वो एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा भाई, डेरिवेटिव निकलेगा x का निकलेगा डेरिवेटिव। आप लोग समझ पा रहे हैं, x का डेरिवेटिव कितना होगा, सिंपली 1 होगा। तो इसको एज इट इज मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, 1 तो लिखा हुआ है ही पहले से ऊपर, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो ये तो 2 टर्म्स पहले वाले से आ गए ना, इस वाले का डेरिवेटिव निकालने से आ गए। अब जो है दूसरे वाले का निकालते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी जगह ज़्यादा लगी इसलिए मैं थोड़ा लेफ्ट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 2d माइनस एक्स को एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है, 2d माइनस एक्स जो है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और फिर डेरिवेटिव निकालिए नीचे वाले टर्म का। तो नीचे वाले टर्म का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो रेज़ टू -5/2 होगा। इसका डेरिवेटिव निकालने पर मल्टीप्लाइड बाई -5/2, और ब्रैकेट की जो चीज़ है वो रेज़ टू -7/2 हो जाएगी, जो कि नीचे के +7/2 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस 2d माइनस एक्स का स्क्वायर होल रेज़ टू 7/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर घुसने पे आपको जो है वो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2d माइनस एक्स इंटू -1, ठीक है। पिछली बार की तरह जो डेरिवेटिव था ना, बिल्कुल वैसा है। तो ये तो तीसरा टर्म हो गया, ठीक है, तीसरा टर्म हुआ है। अभी एक चौथा टर्म भी तो आएगा, उससे पहले हम जो है 2 इंटू 2 को ये जो था इसको ये कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और माइनस माइनस भी ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा अंदर का। अच्छा, ये हुआ, और फिर चौथा टर्म क्या है भाई, चौथा टर्म भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, वहाँ तो जगह लग नहीं रही है। तो चौथे टर्म के लिए क्या करना होगा, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2d माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा, बाकी सब चीज़ें एज इट इज रह जाएंगी। तो ये जो है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2d माइनस एक्स का स्क्वायर होल रेज टू 5/2 एज इट इज रहेगा, और 2d माइनस एक्स का जब आप निकालेंगे तो सिंपली आपको -1 आएगा, क्योंकि 2d का जो है वो तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का जो है -1 हो जाएगा, तो सिंपली -1, है ना। इस तरीके से जो है आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये चारों टर्म्स आ चुके हैं हमारे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा लाइफ को थोड़ा आसान बनाते हैं, चीज़ों को ज़रा अच्छे से लिखते हैं। तो d2b बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद देखो चीज़ें क्या हो रही हैं, वो माइनस जो लिखा हुआ था ना, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 5x², ठीक है, 5x² हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 7/2 हो गया। और यहाँ पर जो है अंदर माइनस इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 5/2,
तो ये तो 2 टर्म्स हो गए, तीसरा टर्म पे आ जाइए। ठीक है, तीसरा टर्म जो है उसमें क्या होगा वो भी देखिए ज़रा। जो तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म में आपका क्या हो जाएगा 2d माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है? फिर मल्टीप्लाइड बाय अच्छा -5 -1 जो है वो मल्टीप्लाई होके +5 हो जाएगा। तो +5 इंटू 2d माइनस एक्स द होल स्क्वायर, तो ये 5 इंटू 2d माइनस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा और डिवाइड बाय वो एज़ इट इज़ रहेगा, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2d माइनस एक्स का स्क्वायर होल रेज़ टू 7/2। ये तीसरा टर्म है और जो चौथा टर्म है वो -1 अपॉन हो जाएगा, है ना, -1 अपॉन ये जो है क्या है a स्क्वायर प्लस 2d माइनस एक्स द होल स्क्वायर और फिर होल रेज़ टू 5/2। ठीक है, तो 2 5/2 के टर्म्स हैं और 2 जो हैं 7/2 के टर्म्स हैं, या करेक्ट, तो 7/2 के टर्म्स है। चलो ये हो गए, ये 4 टर्म्स हमारे पास हो गए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो फॉर मिड पॉइंट, ठीक है, थोड़ा-सा मैं कलर चेंज कर लूँ, ज़रा मोनोटोनस सा हो रहा है। तो फॉर द मिड पॉइंट बिटवीन कॉइल्स, कॉइल्स के बीच में एक्स की वैल्यू भैया कितनी हो जाएगी? डी के बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर आपका जो ये पॉइंट है, रैंडम पॉइंट पी है, अगर मैं उसे मिड पॉइंट पे ले आऊँ, मतलब सी पे ले आऊँ, तो भैया एक्स मेरा जो ये दिख रहा है ना, ये कितना बड़ा हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा, है ना? तो बस उतना ही मैंने खाली बस सब्स्टिट्यूट करना है। अरे थोड़ा चीज़ों को आसान करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ना, तो जो है उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, d2b बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है बाय द वे, डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर मत बोलना, वो गलत है। डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो एक्स की जगह पे जो है डी लिखेंगे, तो 5d स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू 7/2 और फिर माइनस करके जो सेकंड टर्म है वो कितना हो रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू 5/2। तीसरा टर्म क्या हो रहा है, इट इज बिकमिंग 5 ब्रैकेट के अंदर 2d है और एक्स भी डी है, तो 2d माइनस डी कितना हो जाता है, वो सिंपली हो जाता है एक सिंगल डी, है ना, तो सिंगल डी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 2d माइनस एक्स जो था ना उसमें से भी एक डी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू 7/2। अब देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म एकदम सिमिलर हो चुके हैं, ठीक है, ओके। और फिर यहाँ पर जो चौथा टर्म है, चौथा टर्म में क्या हो जाएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये भी डी स्क्वायर हो गया रेज टू 5/2। तो अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे देखिए लाइफ कितनी आसान हो जा रही है। अब इसके आगे और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कलर और चेंज करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे ज़रा हमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा, बट d2b बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0 करने पे हमें देखिए क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल्स टू 3/2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, और जो ब्रैकेट की चीज़ें हैं भैया वो जो सेम सेम उन्हें ऐड कर दीजिए, तो 5d स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर जो है ऐड हो जाएगा, 10d स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है उनका सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 7/2 हो जाएगा, और फिर माइनस करके अभी 1 1 वाला जो है वो भी ऐड होकर 2 हो जाएगा, और नीचे जो है क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सेम है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू जो है 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा अब जो है ये चीज़ तो जीरो हो नहीं सकती, दिस कैन नॉट बी जीरो, दिस कैन नॉट बी जीरो, तो दिस हैज़ टू बी जीरो, दिस हैज़ टू बी जीरो। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे है, सो उसके पीछे वजह ये है कि देखो 3/2 तो एक नंबर है, तो वो तो ज़ीरो होने से रहा, है ना। म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, तो वो भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भी वैल्यू हमको मालूम है 4.2 × 10⁻⁷। करंट तो ज़ीरो होगा नहीं, क्योंकि कॉइल में हमने तो करंट लिया है ना, करंट नहीं लोगे तो फिर हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल काहे के, है ना, फिर मैग्नेटिज्म काहे का। और फिर ए स्क्वायर, ए जो है वो रेडियस ऑफ द कॉइल है ना, ए जो है वो रेडियस ऑफ द कॉइल है, तो बेसिकली रेडियस ऑफ द कॉइल जो है वो भी ज़ीरो नहीं है। तो अब भैया जब एक टर्म ज़ीरो नहीं है, ये वाला टर्म ज़ीरो नहीं है, तो दूसरे वाले टर्म को इसको ज़ीरो होना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो फिर यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर 10d स्क्वायर, अच्छा मैंने यहाँ पर शायद ना एक्स स्क्वायर गलती से लिख दिया है, इट इज़ डी स्क्वायर, नहीं ना, हम लोग ने एक्स इक्वल्स टू डी लिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो 10d स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू 7/2 माइनस 2 बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू 5/2 इक्वल्स टू 0, तो इसको हमने इक्वल टू 0 बोल दिया। अब हम चीज़ों को यहाँ से हम रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, विच गिव्स 10d स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू 7/2 इक्वल्स टू 2 बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू 5/2, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से ये जो है ये इतना पार्ट कैंसिल हो जाएगा इस पूरे के साथ में, तो ये पूरे के साथ में वो कैंसिल होगा, तो आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, तो जिससे हमें मिलेगा 10d स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो 10d स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर मिलेगा, जिससे कि हमको यहाँ पे आके 8d स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऐसा कैंसिल होके 4, और ए की वैल्यू आ जाएगी 2d के बराबर, है ना, स्क्वायर रूट लेने पे ए स्क्वायर 4d स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू 2d हो गई, यानी कि अगर जो है हमारा यानी कि ये देखो 2d क्या था ना, कॉइल के बीच का गैप था, गैप बिटवीन द कॉइल्स, कॉइल्स के बीच का गैप था ना भाई, देखिए ना क्या कॉइल के बीच का गैप कितना है, 2d है, राइट। तो ये जो अगर रेडियस की वैल्यू, कॉइल का रेडियस इतना बड़ा हो कि वो बिल्कुल दो कॉइल्स के बीच के गैप के बराबर हो, तो आपको जो है यानी कि ये मिल जाएगा हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की सिचुएशन मिल जाएगी।
तो ये जो कॉइल्स हैं, 2 कॉइल्स को अगर आपने 2D डिस्टेंस पे रखा और वो 2D डिस्टेंस अगर एक कॉइल के किसी एक कॉइल के रेडियस के बराबर हुआ, यानी कि कॉइल्स के बीच का गैप अगर कॉइल के रेडियस के बराबर है, तो ही जाके वो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की तरह वो बिहेव करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। तो यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि भई जो एक कॉइल ये हो गया, दूसरा कॉइल ये हो गया और इनका जो रेडियस है ए, उतना ही गैप जो है बेसिकली दोनों के बीच में होना चाहिए। तो तब जाके ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की तरह बिहेव करने वाला है। तो ये तो हमें समझ में आ गया है, ठीक है? तो बेसिकली आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि इतनी दूरी पे रखने पे जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड बीच में कांस्टेंट मिलेगी। कांस्टेंट का मतलब सिंपली कुछ ऐसा होगा, मैं अप्रॉक्सिमेट अभी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से होगा कि 2 कॉइल्स इतने नज़दीक हैं, मतलब मान लीजिए ना कि यहीं कॉइल्स रखे हुए हैं, ठीक है? तो फील्ड जो है यहाँ पे कमज़ोर है, फिर बढ़ते यहाँ पहुँची और अब फील्ड गिरेगी नहीं, फील्ड बीच में कांस्टेंट रहने वाली है और फिर जब आप क्रॉस करोगे सेकंड कॉइल को तब जाके फील्ड जो है गिरने वाली है इस तरीके से। तो इस तरीके का जो है सिचुएशन आपको हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल से मिलता है। अच्छा, तो ये जो वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की भाई, ये आखिर है कितनी? ठीक है? तो इसकी वैल्यू हम एक काम करते हैं ना कि मिड पॉइंट पे निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट पे निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे x इक्वल्स टू डी होता है ना? x इक्वल्स टू डी होता है ना एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे निकाल लेते हैं, वही पूरा बीच में होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है? मिड पॉइंट पे अगर निकाल लिया तो उतनी ही फील्ड यहाँ से यहाँ तक भी होगी। तो एट द मिड पॉइंट b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 और ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी थी ना, बस वहीं पर x इक्वल्स टू डी डाल देना। देखिए भई ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था स्टार्टिंग में? तो ब्रैकेट में 1 बाय ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना? एक्स स्क्वायर की जगह भैया डी स्क्वायर डालोगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, और 2d माइनस एक्स की जगह पे अगर आपने मतलब एक्स की जगह पे डी डाला तो 2d माइनस डी कितना हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना? 2d माइनस डी तो डी हो जाएगा ना। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज़ टू 7/2 मतलब सॉरी 3/2 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज़ टू 3/2 और यहाँ पर भी लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज़ टू 3/2। लेकिन एक बात हम लोग भूल रहे हैं, वो ये है कि ए की खुद की वैल्यू कितनी है? 2d है, ठीक है ना? तो ए की खुद की वैल्यू 2d है, तो यानी कि वो 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि b इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू 2d का स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5d स्क्वायर, है ना? क्योंकि ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 4d स्क्वायर हो जाएगा। 4d स्क्वायर और एक डी स्क्वायर तो पहले से ही दिया हुआ है, तो 5d स्क्वायर। सो प्लस 1 अपॉन 5d स्क्वायर ये भी हो जाएगा और यहाँ पे 3/2 रेज़ टू है 3/2 रेज़ टू, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। तो b इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई यहाँ पे हो गया 4d स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा 2/5d स्क्वायर रेज़ टू 3/2 और ये जो 2 है इसे हम कैंसल कर देंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो अभी ये हो जाएगा b इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ये डी स्क्वायर है और नीचे भी हमारे क्या आ जाएगा ना, तो देखिए ये स्क्वायर और जो ये 3/2 वाला है ना, ये कैंसल हो जाएगा, 2 कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5d क्यूब हो जाएगा, है ना? तो ये 5 का क्यूब है और बेसिकली ओह सॉरी मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया। तो बेसिकली ये दोनों के साथ होगा ना, 5 के साथ भी होगा और d के साथ भी होगा। तो बेसिकली 5 का रेज़ टू 3/2 रहेगा और d का जो है रेज़ टू सिर्फ क्यूब रहेगा। अच्छा, अब अगर मैं इसे कैंसल कर दूँ यहाँ से, तो नीचे सिर्फ एक d बच जाएगा। अच्छा, लेकिन d हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है? हमारे काम का तो a है ना। तो बट d इक्वल्स टू a/2 है। सो देयरफॉर मतलब रेडियस का आधा होता है ना d, तो यहाँ पे b इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? तो ये जो नीचे जो देखिए नीचे d की जगह पे मैं a/2 लिखूँगा, वो जो नीचे वाला 2 है ना, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बिकम 8/5 रेज़ टू 3/2 म्यू नॉट आई a। तो यहाँ पे a आ जाएगा d में, d तो हमने रिप्लेस कर दिया a/2 से, तो ये a आ जाएगा। तो ये है फाइनल फील्ड। सो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? थोड़ा लॉन्ग था बट बहुत इंटरेस्टिंग था। इतनी फील्ड जो है आपको हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के बीच में यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आपको इतनी फील्ड मिलेगी जिसकी वैल्यू होगी 8/5 रेज़ टू 3/2 म्यू नॉट आई बाय a। दैट्स इट। थैंक